हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 200 एमसीक्यूज कवर कर दिए दो लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में हमने 1 to 100 किया था और दूसरे में 101 to 200। तो अभी हमारी ये लास्ट लेक्चर रहेगी इस सीरीज की। ये एक जर्नी जो हमारी 26 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, आज वो जर्नी एंड हो रही है। उस वक्त जो मैंने वीडियो पहला रिलीज कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि बैच की मॉडलिटी क्या रहेगी, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एग्जामिनेशन देते रहूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ पूरी हो रही है। आज 7 नवंबर है और एग्जामिनेशन में अभी 2 दिन ही बचे हैं, 8 और 9। और मैं लास्ट वीडियो आपकी 7 नवंबर को रिलीज कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा इन 3 महीनों में आप लोगों के साथ रहना। बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, जो भी उनके डाउट्स आ रहे थे वो पूछ रहे थे। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप लोगों ने भी रेस्पॉन्स दे दिया, वो भी अच्छा लगा। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फेक्शन सी मिल रही है कि मैं जस्टिस कर पाया इस बैच के साथ, इस सिलेबस के साथ। और यहाँ पे मैं यही बताऊंगा आपको, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, और प्लीज़ इन 3 दिनों में भी अपना वो कूलनेस बरकरार रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, इंशाल्लाह उसका फल मिल जाएगा आपको। आप पढ़ लेना, इन 2-3 दिनों में रिवाइज करने की कोशिश करना, जितना हो सकेगा तुम लोगों से उतना कर देना, बट हिम्मत नहीं हारना। ये नहीं सोचना कि थक गए या पता नहीं कैसा होगा, नर्वसनेस हो गई, उसको जितना हो सकेगा पेशेंस के साथ उस चीज़ को बर्दाश्त करो। और टेक इट टू द, जो मैं बार बार बोलता हूँ, टेक इट टू द लास्ट ओवर। लास्ट ओवर इन द क्रिकेट जो बोलते हैं, टेक इट टू द लास्ट बॉल। तो एग्जामिनेशन डे तक पढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारो, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मेहनत कर दी है, सारे बच्चों ने मेहनत कर दी है, तो सारे बच्चे थके होंगे। ये नहीं सोचना कि मैं थक गया तो बाकी और भी थके होंगे। ठीक है, लास्ट तक अच्छे से पढ़ लो। और बैच के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 3 MCQs हमने कर दिए। पहले मैंने इसलिए भी रिलीज नहीं करती क्योंकि फिर वो फायदा नहीं हो पाता जब तक आप खुद से अंडरस्टैंड कर पाते हो। और कहीं कहीं यहाँ पे डाउट होता था आपको, इन 300 MCQs का लास्ट में मतलब रिवाइज करके वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ जस्ट मैं सिर्फ एक और चीज़ आपको बता दूंगा, इससे पहले कि हम 201 से स्टार्ट करेंगे, कि अभी आप क्या कर देना, जो मैंने रिविजनरी लेक्चर जो परसों रिकॉर्ड कर दी थी, आप में से बहुत सारों ने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो तब भी देखना, और अगर देखी होगी तब भी 9th तारीख को, अगर 10th को पेपर है, 9th को वो देखने की कोशिश करते ना, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, 300 मार्क्स से। और अपनी बुक से स्टार्ट करोगे शायद आप थक गए होंगे तो कुछ रिकॉल नहीं कर पाओगे। रिविजन लेक्चर को सामने रखोगे, देखोगे, और उसके बाद बुक को टर्न करते रहोगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। और साइड से आपको क्या होगा कि साइड से आपको ये चीज़ें, मतलब एमसीक्यूज आपको इन 303 लेक्चर्स में कवर हो ही गई। और रिविजन लेक्चर देखोगे 8 तारीख को, 9 तारीख को वो भी देख लेना। और उससे क्या होगा कि आपको वो बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो आप सेटिस्फाइड हो जाएगी, हाँ आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई है, एमसीक्यूज की क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको, और वो बुक भी पूरी रिवाइज होगा। अदरवाइज खुद से करोगे तो शायद ही मुश्किल होगा कि रिटेन कर देना, ऑलरेडी प्रेशर होगा। तो आप ये चीज़ मैं बोलूँगा कि वो रिविजनरी लेक्चर एक बार दोबारा देखना 8 या 9 तारीख को, और बुक सामने रख लेना। और उस तरह से आई होप कि आपको पूरी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने एमसीक्यूज के पहले 200 नहीं देखे तो वो अपलोड है ऑलरेडी, वो भी देख लेना। 3 घंटे में एमसीक्यूज हो जाएंगे, और 1 और 47 आवर्स में आपका वो हो जाएगा। तो लगभग 5 घंटे में आपका पूरा अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा, और अभी भी आपको 72 आवर्स से ज़्यादा पेपर में टाइम है। विश यू ऑल द बेस्ट। और एग्जामिनेशन डे के बाद आई विल बी वेटिंग कि कैसा हो आपका पेपर। दुआ करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, और जिस एंगल से मैंने एक्सपेक्टेशन की कि अकाउंटेंसी का पेपर पूछा जाएगा, जिस तरह से मैंने पढ़ा है, आई होप कि उसी तरह से पेपर भी आ जाए और आपका मैक्सिमम स्कोर कर पाओ अकाउंटेंसी में। मैंने अपने ग्रुप्स में चैट्स को डिसेबल कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी मैसेज आ जाए। तो उन, अगर आप ग्रुप्स में हो और आपने, मैंने चैट डिसेबल कर दिया एंड यू वांट टू कन्वे योर मैसेज, जो भी आपका फीडबैक होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना। मेरा नंबर ग्रुप में है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मैसेज पे रिप्लाई करके मैसेज कर देना कि आपका पेपर कैसा हो। मैं वेट करता रहूँगा उस पूरे दिन, शायद आपसे ज़्यादा बेकरार मैं होऊंगा उस पेपर के लिए कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, दोनों चीज़ें बेस्ट। ऑल द बेस्ट भी और बेस्ट ऑफ लक भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 201 से। लगभग पार्टनरशिप तक हम कंप्लीट कर दिया था, तो अभी पार्टनरशिप को कुछ है। 201, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो राइटिंग में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, और अगर राइटिंग में हमने करता है रखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। 202, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन देम। तो पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट, ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, बी पार्ट।
equal 203 the correct double entry to interest to record the interest on drawing is जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ड्राइंग का मतलब क्या है, पार्टनर ने पैसा निकाला, उस पर हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये फर्म के लिए एक इनकम है और पार्टनर के लिए एक नुकसान है, तो पार्टनर की कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बोलेंगे यार इतना इंटरेस्ट दे दो फर्म को, तो उसको तो डेबिट करेंगे। आप देखेंगे आंसर क्या होगा, डेबिट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक, और क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी गुड। तो इसका पहला आंसर ये आ जाएगा, क्यों, पार्टनर को डेबिट करेंगे और ये पार्टनरशिप के लिए इनकम है, बट ये पीएनएल में नहीं लेते हैं, ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 204 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इन अ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि पहले तो बुक्स पूरी वैसी बनती थी सोल प्रॉपर्टी में, अप टू ट्रायल बैलेंस एंड पीएनएल, पीएनएल के बाद फिर जो प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में लेते हैं। तो जो पीएनएल के आइटम जो पीएनएल में जाएंगे, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में, वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, वो पार्टनर की कंटेक्स्ट में नहीं दिया, वो लोन दे दिया है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल का खर्चा है, नॉट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है और वो पीएनएल में जाएगा, और अपना जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम है। तो 204 का करेक्ट आंसर विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 205 ए डेबिट बैलेंस ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस है, मतलब यहाँ से हमें ये समझ आता है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है और करंट अकाउंट है। करंट में क्या होता है, जो रेवेन्यू नेचर की उनकी ट्रांजेक्शन होती है रिकरिंग, जो फिक्स्ड कैपिटल की ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल में रहती है, वो बाकी करंट अकाउंट में होती है। तो अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसका मतलब उसने ज्यादा पैसा निकाला है तभी उसका डेबिट हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, ड्राइंग्स आर हायर देन द प्रॉफिट शेयर, या दे हैव विथड्रॉन मोर देन द, they have in the partnership, they have a credit balance on their capital account, they are insolvent, insolvent तो नहीं है, credit balance तो नहीं है, तो it means उसकी drawings जो है वो more है, या आप उसको बोल सकते हो they have withdrawn more than they have earned in the partnership। तो जो उसने पार्टनरशिप से ज्यादा, मतलब जितना उसने पार्टनरशिप से अर्न किया होगा अभी तक, चाहे सैलरी के नाम पे, रेम्यूनरेशन के नाम पे, वो सारा उनके कैपिटल में करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और अगर वो डेबिट हुआ इट मीन उसने उसने क्या किया है, उसने ज्यादा पैसा निकाला है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें आंसर आएगा 205 में, कौन सा पार्ट आएगा, दे हैव विथड्रॉन मोर देन व्हाट दे हैव अर्न, ठीक है। सॉरी, आप ऐसा भी बोल सकते हो, बी पार्ट है, दे हैव विथड्रॉन मोर देन दे हैव अर्नड इन द पार्टनरशिप, या ड्राइंग्स, क्योंकि वो ड्राइंग्स आते हैं तो ड्राइंग्स आर हायर देन द प्रॉफिट शेयर फॉर दैट ईयर, ठीक है। उसके बाद इसमें 254 और 255 के आंसर्स गलत है, तो 205 का करेक्ट आंसर है। तो इसकी ड्राइंग्स जो है वो ज्यादा हुई है, हालांकि बी पार्ट भी सही लग रहा है, दे हैव ड्रॉन मोर देन दे हैव अर्नड इन द पार्टनरशिप, बट इसका करेक्ट आंसर आप रख लो, ड्राइंग्स जो है उसकी वो हायर देन द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, ठीक है। 206 करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स और फिक्स, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तब दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट। तो सॉरी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तब दो बनते हैं। तो करंट अकाउंट कब बनेगा, जब कैपिटल्स आपकी फिक्स्ड होती है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, वो पार्टनर को डेबिट किया जाता है, तो इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, 207 का सी पार्ट। उसके बाद 208 द मेन अकाउंट फॉर डीलिंग विद द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वुड बी, जब पार्टनरशिप में लास्ट में पार्टनरशिप को क्लोज करते हैं उसको डिसोल्यूशन पार्टनरशिप बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, बाकी जो पैसा बचता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उस वक्त जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, रियलाइजिंग आउट। द रूल इन गार्नर वर्सेस मुरे रूल इज, गार्नर वर्सेस मुरे रूल एक पार्टनरशिप में है, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट जब हो जाएगा कोई पार्टनर, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, तो बट अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है, मतलब वो तो उसको कोड बोलता है कि इसका दिवालिया निकल गया, तो वो तो और पैसा नहीं देगा, उसका जो लॉस होगा अब वो किन को बियर करना पड़ेगा, जो बाकी दो पार्टनर्स है। तो गार्नर वर्सेस मेरे रूल वही बोलता है कि वो जो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका लॉस अब दूसरे पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर उनको बियर करना, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी होती है ज्वाइंट एंड सीवियर, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता दिया है। तो वो किस रेशो में बियर करेंगे, क्या वो प्रॉफिट शेयर रेशो में करेंगे, क्या कैपिटल के रेशो में करेंगे। एक इशू हो गया था इंग्लैंड में, एक केस चला गया था, गार्नर और मेरे दो पार्टनर्स थे, ये इशू आ गया कि जो तीसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर था उसका लॉस कैसे बियर करेगा, एक बुरा था पीएसआर में, एक बुरा था कैपिटल रेशो में।
कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये कैपिटल रेशियो में उनको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं था, उस थर्ड पार्टनर का लॉस था, तो ये इनको कैपिटल रेशियो में करना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डील्स विद व्हाट, राइटिंग गुडविल नहीं, हाउ द डेट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के जो डेट्स है वो कैसे क्लियर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which is not the feature of partnership business, ease of formation, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी, तो करेक्ट आंसर लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सिर्फ एलएलपी जो होती है उनमें लिमिटेड लाइबिलिटी, बट नॉर्मली पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 211, इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, पार्टनरशिप में क्या है, एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट बोलता है कि ऑल द पार्टनर, प्रिंसिपल ए पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। तो जब उसने कोई मैं अगर किसी बिजनेस का पार्टनर हूं, मैंने अगर कोई डील कर दी, जो मेरा दूसरा पार्टनर है, ही इज बाउंड बाय दैट, ही कैन नॉट से कि नहीं ये तो लतीफ ने करते हैं, वर पार्टनर्स वर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, सो इट्स द इस डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स एंड नॉट ओनली दैट पर्सन ओनली। कल को कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया था, जल उससे पैसे ले ले, ऐसा नहीं होगा। तो 211 का करेक्ट आंसर आएगा ए पार्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट द राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ द एडल्ट पार्टनर, नन ऑफ द वो। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी पार्ट, माइनर पार्टनर बन सकता है मगर सिर्फ पार्टनर प्रॉफिट के लिए, नॉट for the loss, because partner is in partnership is an agreement, a partner to do an agreement you need to be a major as per the contract act 1872 in India, that is age of 18, तो minor cannot do a contract, so he cannot be a partner, but हम बोलते हैं जैसे किसी के दो पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर्स थे, एक का डेथ हो गया, तो उसके बेटे को आप पार्टनरशिप में फॉर प्रॉफिट दे सकते हो, बट लॉसेस बेयर नहीं कर सकते, ये प्रॉफिट दे सकते हो बट लॉस नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ पार्टनर कैन बी एडमिट एज अ पार्टनर बट ओनली इनटू द बेनिफिट्स नॉट फॉर द लॉसेस। ठीक है, प्रॉब्लम लॉस की ही थी ना, तो तभी बोला लॉस के लिए नहीं, क्योंकि कल को कोई आएगा क्रेडिटर बोलेगा कि यार कि तुम पैसे दे दो, तो बोलोगे तो माइनर भी पार्टनर है उससे ले लो, तो वो चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि माइनर माइनर के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ बेनिफिट्स देने हो तो बेनिफिट्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट मना नहीं करेगा, बट लॉसेस के लिए नहीं, तो करेक्ट आंसर विल बी बी पार्ट। 213, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर एंड एन एजेंट, तो 213 का आपका करेक्ट आंसर आएगा सी पार्ट, वो आपका वो भी है, पार्टनर भी है, ओनर भी है और एजेंट भी है, जिसको म्यूचुअल एजेंसी कर सकते हैं। इन द एब्सेंस, क्वेश्चन नंबर 14, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो दो ही चीजें आपने याद रखनी है, एक तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे याद रखना पार्टनर्स कैपिटल था, पार्टनर्स कैपिटल था तो कुछ भी नहीं मिलेगा, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 215, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्सड, पार्टनरशिप एक्ट में कब जाएगा, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, व्हेन देयर इज पार्टनरशिप बट देयर आर डिफरेंस, व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन वेरीज, व्हेन द पार्टनर सैलरी एंड आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप, नहीं, पार्टनरशिप एक्ट को तभी एनफोर्स किया जाएगा जब डीड साइलेंट है, जब डीड नहीं है तभी जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट, तो करेक्ट आंसर इज 215 का ए पार्ट, जब डीड नहीं है तभी जाएंगे। 216, A and B are partners in a partnership without any agreement, so they didn't have an agreement, they are not having any deed, A has given a loan of 50,000 to the firm, in a 50,000 at the end of the year loss was incurred, loss था, falling interest may be paid by to the firm by A, to A by the firm, तो interest दिया जाएगा, the answer is yes, and the correct rate is 6% per annum, not month, it's 6% per annum, the correct answer will be B part. उसके बाद 217, यार mere partners in the partnership firm without is withdrawn 50,000 of his capital as drawings, interest on drawing may be charged from A, interest on drawing ना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देंगे जब पार्टनरशिप साइलेंट हो, तो इसका करेक्ट आंसर है नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। Question number 18, A and B are partners in a partnership firm without any agreement, A devotes more time from the firm, A will get commission in addition to profit, A टाइम ज्यादा देता है, मेहनत करता है, जो भी करेगा, डीड साइलेंट है तो ना कोई कमीशन मिलेगा, ना कोई सैलरी मिलेगा, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होंगे, तो यहाँ पे भी नन ऑफ द अबव। Question number 219, in the absence of the partnership the following rule will apply, no interest on capital, right, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो नहीं, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी 9%, तो पहला ही पार्ट करेक्ट आंसर है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 220, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स नॉट एंटाइटल्ड टू, न सैलरी मिलेगी न कमीशन मिलेगा, तो बोथ ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी पे टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप बट ओनली आउट ऑफ
प्रॉफिट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन मानते हैं, तो जब प्रॉफिट्स होंगे तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। सिर्फ तब देते हैं जब इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट नॉर्मली चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ओनली, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज। तभी उधर लॉस था तो तब देना ही देना है इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आ रही है। बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही है, दैट्स एन एप्रोप्रिएशन, वो तभी देंगे जब आपका प्रॉफिट्स होंगे। नहीं होगा प्रॉफिट्स तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, रेंट पे टू द पार्टनर, पार्टनर को रेंट अगर दे दी, ये बिजनेस का खर्चा है, तो ये आपका पीएनएल में जाएगा, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अब ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे 22 तक, तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन में करें, क्योंकि 3 ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन पार्टनरशिप में आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो तभी मैंने बाकी चीजें इसमें कवर नहीं कर दिया है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, वो ज्यादा डेप्थ में तो मैं गया नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज द फॉर्मूला। जितने टाइम के लिए उसका पैसा रहा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे ड्राइंग में भी कितने टाइम के लिए रहा, तो अगर कुछ नहीं होता है टाइम कैसे पता नहीं कब निकला, तो एवरेज टाइम 6 मंथ्स का लोगो, तो जितना भी अमाउंट उसने निकाला इंटू रेट ऑफ ड्राइंग इंटू टाइम 6/12 मंथ्स कहते हो, एवरेज टाइम लेते हो। अगर होता है कुछ फॉर्मुलाज होते हैं उतना डेप्थ में जाने के लिए। इस तरह से गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है, गुडविल थोड़ा सा पता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कुछ मेथड्स है, एवरेज, वेटेड एवरेज, वो सारी चीज़ें, बट मैं उस डेप्थ में नहीं गया। एडमिशन में क्या अकाउंटिंग वो सारी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ऑनेस्टली लगा कि इतना नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। ये था पार्टनरशिप के बारे में 222 था। 220 सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली सिंगल एस्पेक्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूसर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हो तो उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। जब आप बैलेंस शीट बोलते हो तो बैलेंस शीट कहाँ से आता है? इट कंटेन्स द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स रियल एंड द पर्सनल, तो वो बैलेंस डबल एंट्री का पार्ट होता है, बैलेंस शीट इज अ डबल एंट्री पार्ट। बट जब सिंगल एंट्री से आप बनाते हो फाइनेंशियल पोजीशन तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। अच्छा, कैश को होता है, डेटर्स के रेशोस, कैपिटल एसेट्स होता है, बैलेंस शीट फिगर, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि आपको पूरी डबल एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 225, विच आर द फॉलोइंग बिजनेस यूजुअली मेंटेन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? कौन कौन से बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। 226, in which of the following systems the recording of financial statement reflects true and fair view of the accounting are more accurate? तो क्या है? डबल एंट्री है। 227, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला यूज्ड टू एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो आपको क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल में क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल, तो आपको देखना है, लॉजिकली सोचना है कि क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं पहला पार्ट देखूंगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम, ठीक, मेकिंग सेंस, माइनस ड्राइंग, मेकिंग सेंस, माइनस एसेट, एसेट क्यों माइनस करोगे, एसेट तो माइनस नहीं करना है, तो ये तो नहीं होगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट लॉस माइनस ड्राइंग, ये भी उल्टा हो रहा है, नेट लॉस होगा तो उससे तो कैपिटल कम हो जाएगी, ये भी नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एसेट्स प्लस इनकम, एसेट क्यों ऐड करोगे, वो नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। आपको बोलना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपकी कैपिटल कितनी हो, तो क्या बोलोगे, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, उसमें से इस साल कितना कमाया ऐड करोगे, और इस साल की ड्राइंग कितनी की थी वो लेस करेंगे, वो आपको क्लोज। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखे हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following formula used to calculate the net income for an accounting period? तो नेट इनकम कैसे निकालोगे? तो अगेन वही चीज है, नेट इनकम का मतलब क्या होता है, क्या अगर वही है कि आपको कितना कमाया है तो कुछ डिटेल्स देखो, कुछ नहीं दोगे, तो आपको लॉजिकली देखना है कि इनमें से क्या आंसर है। ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्लस एंडिंग कैपिटल, नहीं, इट डजंट मेक सेंस। माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एंडिंग कैपिटल, तो तुम्हें इसको घुमा घुमा लेना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें आप नेट इनकम को उधर ही रखो, अब इधर लिखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, अब उसी हिसाब से देखो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग जाएगा तो प्लस ड्राइंग बनेगा, और ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 228। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको घुमा दो, क्लोजिंग कैपिटल को, नेट इनकम को उधर रखो, बाकी प्लस माइनस आइटम्स को इधर ले लो, तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। 228 हो गया। 229, which of the following account is supposed to be used to get the figure of the credit purchase made during the accounting period? तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वो वही कहता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो निकालने पड़ती है। अगर आपको निकालना है क्रेडिट परचेज कितने हो गए, तो कौन से अकाउंट्स निकाल गए, हम क्रेडिटर अकाउंट लेते हैं, तो हम क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं, तो बोलते हैं ओपनिंग कितना था, अच्छा इस साल कितना कैश दे दिया उसको, क्रेडिटर क्लोजिंग कितने हैं, तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या हुआ, वो मतलब होता है कि इस साल हमने कितना क्रेडिट में परचेज कर दिया था। मैं आपको जैसे एग्जांपल बोलूंगा कि आपके पास पूरी रिकॉर्ड नहीं है, आपको इतना पता है कि उसका ओपनिंग कितना था, इतना था, सपोज 1 लाख था,
अभी वो बोल रहा है 2 लाख है, और इस साल मैंने उसको 50,000 पैसे दे दिए थे। तो मुझे बोलना है कि इस साल कितने क्रेडिट परचेज को, तो 50,000 मैंने इसको दे दिए, तो पुराने 1 लाख थे, 1 लाख मतलब 50,000 मैंने दे दिया, बचा कितना था 50,000। अब वो पूरा 2 लाख है, तो कितना क्रेडिट परचेज किया, तो इसका मतलब 1.5 लाख का और क्रेडिट परचेज कर दिया। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, क्रेडिट अकाउंट से पता चलेगा। इसी तरह से 230 टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स है तो वो कहां से पता चलेगा सर, वो हमें डेटर अकाउंट से पता चलेगा। ठीक है, अकाउंट पेबल इज द क्रेडिटर अकाउंट, उससे नहीं पता, रेवेन्यू अकाउंट से पता नहीं चलेगा, आपको डेटर अकाउंट से पता चलेगा, उसका ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, और अभी तक कितने पैसे दे दिए उसने, तो वहां से पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग। आपको दिखना है कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट ओपनिंग सारी डिटेल दोगे, तो बैलेंस फिगर जो है वो आपको क्लोजिंग कैश निकलना चाहिए। फिर चेक करोगे कैश काउंटर में उतना पैसा है नहीं है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या निकलेगा आपका, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप ऐड करो तो आपको क्या निकलेगा 232 का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, समझ आई बात। अमाउंट ऑफ सेल्स भी नहीं निकलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद 233 ओपनिंग कैपिटल इज एसेटेन बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालते हो, तो आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हो। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बैलेंस शीट फिगर निकलता है। ओपनिंग कैपिटल आप इनकम रिकॉर्ड्स में क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे ओपनिंग कैश कितना था, एसेट्स कितने थे, ड्रॉइंग्स वो लाइबिलिटीज कितनी थी, तो जो बैलेंस फिगर है हम बोलते हैं कि इसकी पुरानी कैपिटल इतनी थी। तो ये देखो, अगर ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ड्राइंग 5,000 है, कैपिटल इंटरेस्ट 10,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 9, तो वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट तो वही निकालना है। ओपनिंग 60,000 था, क्लोजिंग 90,000 है। ठीक है, 60 में से ड्राइंग्स निकाले 5, तो कितना बचना चाहिए 55। 50 में से ऐड करो 10, कितना हुआ 65, बट अभी 90 है, इट मीन 25 क्या था सर, 25 इसका प्रॉफिट आता है, तो 234 का आपका बी पार्ट आएगा। इस तरह इन सिंगल एंट्री मोस्टली क्या आता है आपको, सिंगल एंट्री में मोस्टली क्या आता है, पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नॉर्मली वो दुकानदार जो मैंने बोला था एग्जांपल में, मेरा हिसाब रखता है, किसने उधार में लिया, किससे उधार लिया, नॉर्मली वही रख लेता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, तो बी पार्ट स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी प्रिंट द सिंगल एंट्री इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी प्रिंट डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस शीट। डबल एंट्री में उसको बैलेंस शीट बोलते हैं और सिंगल एंट्री में उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। इनकम प्रॉफिट कैलकुलेटेड तो ये मैंने दिखा दिया था ऊपर, वैसे ही करना है। ये भी 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 5 15,000, इट मीन प्रॉफिट आपका कितना हुआ है 5,000 का आपका प्रॉफिट हो गया है। इनसे इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, आप क्या नहीं बना सकते हो, आप 241 में देखो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड दैट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपने पैसा लगा दिया है अपना किसी और में जहां से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे शेयर्स में लगा दिया, किसी और जगह पे पैसा लगा दिया, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स इज द करेक्ट आंसर 242 का बी पार्ट। उसके बाद 243 द कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 243 का the is the all features of obtaining and using finance of the company in an optimum manner, कि आप जो फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी है कैसे यूटिलाइज करोगे इन ए बेस्ट मैनर, तो इट इज बी पार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, जो कैपिटल बजट होता है आपका मतलब वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट के लिए होता है, और वर्किंग कैपिटल इज द करंट एसेट सोर्स, करंट लायबिलिटीज के बारे में। तो जो कैपिटल बजट आपका होता है मेनली वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है। विच वन ऑफ द इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट के अंदर बिजनेस तो पूरे वो होते हैं मनी माइंडेड होते हैं, तो कभी भी उनका सोशल बेनिफिट्स का मैक्सिमम करना ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमम बोलते हो, वेल्थ मैक्सिमम, वैल्यू मैक्सिमम बोलते हो, बट मैक्सिमम सोशल बेनिफिट उनका नहीं रहता है। अब फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में क्वेश्चंस है, ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है। फाइनेंशियल ऑडिट इज प्राइमरी कंसर्न विद एक्सप्रेशन ऑफ ऑडिट ऑन फाइनेंशियल, तो ट्रू, ये ट्रू बात है। फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन कर लेता है। 248 द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज क्या है, तो इसका है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल, तो ऑडिटर का मेन रोल ये होता है तो वो अपनी ओपिनियन बोलता है। तो बिजनेस ने फाइनेंशियल में बना दिया है, वो क्या प्रॉफिट देगा क्या लॉस दिखा रहा है, तो क्या ऑडिटर इससे सहमत है कि नहीं है, तो वो अपनी ओपिनियन देता है, तो इसका डी पार्ट आंसर है। 249
और 249 क्या बोलता है, ये जो ऑडिट है इट इज इंटेंडेड टू गिव व्हाट, क्वालिफाइड एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, पॉजिटिव एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि पूरा तो सच उसको भी नहीं पता है, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स ही फेक बना दिए गए, वो पूरा सर्टेनिटी के साथ तो नहीं बचता, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 250 ऑडिट बिगिंस वायर अकाउंटिंग एंड ऑडिट कब होता है, जब अकाउंटिंग बन जाएगी, वो बता देंगे हमारा प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, तब जाके ऑडिटर उस पर ऑडिट करेगा। तो ऑडिट बिगिंस वायर द अकाउंटिंग एंड स्टोर। 250 का क्या आएगा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 251 व्हेन एन ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ऑडिट इज क्लासिफाइड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो जब अपना ही बंदा है एम्प्लॉय आपका ऑडिट करता है तो उसको इंटरनल ऑडिट बोलता है, और जब बाहर का होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलता है। तो 251 का आएगा ए पार्ट। 252 का इंटरनल ऑडिट इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट। ऑडिट मींस, ऑडिट का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स नहीं, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। तो इसका आएगा 253 का सी पार्ट आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग, जो इनकम रिकॉर्ड होता है वो क्या है, साइंटिफिक नहीं, अनसाइंटिफिक यस, अनसिस्टमेटिक यस, बोथ बी एंड सी। तो वो अनसाइंटिफिक भी है और अनसिस्टमेटिक भी, कुछ रखता है हिसाब, कुछ नहीं रखता है, कोई लॉजिक्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। तो इट इज नीदर साइंटिफिक नॉर सिस्टमेटिक, इज अनसिस्टमेटिक एंड अनसाइंटिफिक। तो इसका डी पार्ट आएगा। 255 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट आर। तो ये 254 और 255 ओरिजिनल बुक की में गलत हो गया था। तो 254 का आपका डी पार्ट आंसर है करेक्ट। और 255 फाइनेंस स्टेटमेंट्स जो है वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस से खत्म होती है, और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो है दे आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आएगा ए पार्ट 255, इसका भी गलत हुआ था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, अब 250 तक क्या था, नॉर्मल था, उसके बाद 250 के बाद मैंने रैंडम क्वेश्चन डाल दिए 50, ताकि आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी। 255 हो गया। 256 हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एट, किस वेज पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस पे आपने परचेज किया था उसी पे रखते हैं, यही हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, वो कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो आईसीए करते हैं। लॉस लीड्स टू, अगर जो लॉस है उससे क्या होगा, उसके ओनर की कैपिटल कम होती है, तो इसका डी पार्ट आएगा। अगर फर्नीचर परचेज कर दिया 10,000 का, कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कौन से अकाउंट्स पर होंगे, अगर आपने फर्नीचर परचेज कर दिया, फर्नीचर भी, कैश भी, बोथ भी, तो दोनों आ जाएंगे, ठीक हो। परचेज फॉर 10,000 लिखा है, इट मींस वो कैश में है, किसी बंदे का नाम नहीं लिखा है, तो फर्नीचर भी इंपैक्ट हो जाएगा और कैश भी इंपैक्ट हो जाएगा। मतलब वही चीज है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो दो अकाउंट्स एटलीस्ट इंपैक्ट हो जाते हैं। The property is the creditor of the for the capital issued by him to the concept of the entity concept already discussed हुआ। 261 according to conservatism the stock in value, जो conservatism concept है वो बोलता है anticipate no profits provide for all losses। तो उसी लिए बोलते हैं जो ऐसे जो स्टॉक है हम वैल्यू करते हैं, जो उसकी कॉस्ट है वो, और जो NRV जिसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, कि आज अगर इसको मार्केट में बेचेंगे, अगर आपने चीजें महंगी खरीदी 10 रुपए की, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो चीजें 9 रुपीज में ही बिक रही है, तो आप उसको 9 पे ही दिखाओगे क्लोज स्टॉक को, क्योंकि आप क्या बोलोगे, जितना भी लॉस हो रहा है अब उसको तो एंटिसिपेट वो बुक करना पड़ेगा, तो आप उसको कम वैल्यू पे दिखाते हो ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। आप उसको 10 पे नहीं दिखाओगे, आप उसको कॉस्ट या उसकी जो एनआरवी है उस विच एवर इज लोअर उस पे दिखाते हैं। अगर आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो ये आपके लिए इनकम है, तो उसका बी पार्ट आएगा। 260 the Digest principle requires that the same accounting process should be used from year to year same accounting process, तो आपको कंसिस्टेंसी ट्रिगर होना चाहिए दिमाग में। 264 which book is principal book, तो आपकी जो लेजर है दैट्स अ प्रिंसिपल बुक। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड नॉर्मली किसके लिए होता है, सी कस्टमर्स और क्रेडिटर्स का जो है वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, चाहे डेटर वेटर हो या आपके क्रेडिटर्स हो। 266 में आपको ऑड वन आउट करना है, पुट द ऑड वन आउट, गुडविल, कैश, क्रेडिटर, डेटर, क्या आएगा बता दो जल्दी। 266 का ऑड वन आउट करना है तुम्हें, तो यहाँ पे देखो तो गुडविल, कैश और डेटर जो है ये आपके एसेट्स है, और क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, तो इस तरह से आप क्रेडिटर को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे ऊपर ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट सीरीज में, सेकंड वाले एमसीक्यू लेक्चर में, कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अच्छा ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, और वो जो हम एसेट में देखा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या आता है, कंपनी में बनाने से पहले जो खर्चे होते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, और हमने उसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया पीएनएल में, हमने एसेट दिखाया है, वो तो उसका डेबिट बैलेंस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, अभी तक उन्हें पीएनएल में नहीं लिया हो तो डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट साइड आएगा, बट क्या वो रियली में एसेट है, दे आर नॉट एसेट्स, तो उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, नकली एसेट्स, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है।
सेल्स आर आल्सो नोन एज, सेल्स को आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, जिसको बेसिकली हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इनकम नहीं बोलेंगे, गेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनकम कब आएगा, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स आर आल्सो नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। 268 हो गया। 269, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्रेडिटर, क्रेडिटर एक्सटर्नल है। मैनेजर इंटरनल है। सप्लायर एक्सटर्नल है। डेटर एक्सटर्नल है। तो बी पार्ट जो है, बी इंटरनल है, तो एक्सटर्नल नहीं है। तो मैनेजर इज द करेक्ट आंसर। 269, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट? परचेज, सेल्स, कैश। कैश इज रियल अकाउंट, सैलरी इज नॉर्मल अकाउंट। यहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत होती है, वो बोलते हैं सर कुछ बुक्स जो है परचेज और सेल्स को रियल बोलते हैं। उनका अपना लॉजिक है। मेरे लॉजिक के हिसाब से परचेज और सेल्स दीज आर नॉमिनल आइटम्स। तो जो जो आइटम पीएनएल में जाएगा वो नॉमिनल है, उनको आप नॉमिनल याद रखो, सीधी सी बात है। और तभी मैं परचेज को पहले सारा खर्चा मानता हूँ, फिर जो बचा हुआ उसको क्लोजिंग स्टॉक को एसेट मानता हूँ, बाकी सारा खर्चा मानता हूँ मैचिंग कंसेप्ट के चक्कर में। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से परचेजेस और सेल्स दे आर नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैश आपका रियल है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर, सैलरी तो एक्सपेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। 271, जब एसेट बढ़ता है तो इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस किसके लिए है? सारे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। Which of the following is not a nominal account? Outstanding salaries. Outstanding salaries account is a representative personal account. Salaries payable जिसे बोलते हैं, किसी बंदे को देना है, it's representing a personal, that is a it's a representative personal account. Interest paid is a nominal account. Interest received is a nominal account. Salaries account is a nominal. So the correct answer is outstanding salaries is not a nominal account, is a representative personal account. आपको outstanding salaries की जगह salary outstanding आ सकता है, salary payable आ सकता है, wages payable आ सकता है, wages outstanding. They are all personal accounts, और personal accounts में भी वो representative personal accounts. 274, for every debit there will be equal credit, as per which concept? As with dual aspect concept, ठीक है। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। 207, liabilities increase, तो you have to credit it। ये आपको मॉडर्न अप्रोच से पता है, एसेट्स जब बढ़ते हैं उनको डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज जब बढ़ती है उनको क्रेडिट करते हैं। 276, to whom goods are sold on credit or known as, जिनको तुम उधार पे माल बेचते हो उनको आप डेटर बोलते हो। In a partnership, a minor can be partner only for the balance. C part, accounting records transaction in terms of monetary units. So B part is the correct answer, ना commodity units ना production units. The correct answer is the B part. 278 का आपका B part आएगा। उसके बाद 279, गुडविल रिवॉर्ड इन द बुक्स व्हेन, गुडविल अगर आप बुक्स में रखते हो, अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आता है, वो तभी आएगा जब आपने उसके लिए पे किया होता है। सुपर प्रॉफिट अर्नड उसको गुडविल बोलते हैं, बट आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो आपकी खुद की मेहनत की गुडविल है, उसको बैलेंस शीट में आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि यू डोंट नो, यू कैन नॉट क्वांटिफाई दैट ना, तुम उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, तुम उसको वैल्यू नहीं कर सकते कि कितना पैसा, खून पसीना जो आपने लगाया उसकी कॉस्ट कितनी है। आप वैल्यू कर सकते हो गुडविल इतना, बट आप उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। सिर्फ जो आपने गुडविल परचेज कर दी होगी वो आप बुक्स में दिखा सकते हो। एस 26 बोलता है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स का, वो बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। तो अगर आपने किसी का, मैंने ऐसा कोई शक्ति स्वीट्स का बिजनेस परचेज कर दिया, वो बिजनेस में जो एसेट्स मुझे मिले 10 लाख के, बट आई हैव टू पे द 15 लाख, जिनको हम कश्मीर में मिठाई बोलते हैं, और उसको हम यहाँ पे गुडविल बोलते हैं। तो जो मैंने 5 लाख एक्स्ट्रा थे, दैट इज द गुडविल। तो जब मैंने पे कर दिया तब वो बुक्स में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। 280, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। हमने बोला कैश बुक में कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट सारे आते हैं। परचेज बुक में सिर्फ क्या आएगा? फिर क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये सब्सिडी बुक का क्वेश्चन है। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। द इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है, ये डिस्कस कर दिया हमने। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पासबुक इज अ प्लस बैलेंस, है ना। क्रेडिट बैलेंस अगर पासबुक में दिख रहा है, इट मींस आपका पैसा बैंक में है, तो आपका प्लस बैलेंस होता है। तो 283, विच आर द फॉलोइंग, which of the following shows the chronological recording of transaction? और chronological में डेट वाइज, तो जर्नल में डेट वाइज होता है। एसेट वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो इजीली तुम कन्वर्ट कर सकते हो उनको लिक्विड एसेट बताने पड़ा था। लिक्विडिटी करंट एसेट होता है, तो लिक्विड एसेट जो इजीली कन्वर्टेबल इन कैश होते हैं उनको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। लिक्विड के बाद थोड़ा करंट, लिक्विड में, लिक्विड के बाद अगर आप स्टॉक को भी लोगे या डेटर को भी लोगे, तो वो आपका क्या बनता है? करंट बन जाता है, ठीक है। सॉरी, स्टॉक करंट, डेटर इज लिक्विड ओनली, करंट एसेट होता है सारे वो जो आपको एक साल में आ जाए, उसमें भी जो आपको रेडिली कन्वर्टेबल कैश होते हैं उनको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद 284 तक हम आ गए। हाँ, 285, पीरियोडिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल आइटम्स के लिए, और इंटेंजिबल के लिए एमोर्टाइजेशन होता है। 286, on the dissolution of the firm, on the dissolution of a firm, your partner has debitors in his capital, then अगर किसी पार्टनर का